यहाँ भी आपने जिस तरह से बताया, आंकड़े जो बता रहे हैं उस आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास जो लिस्ट है उसमें SC ST एक निर्णायक भूमिका में है। और यही कारण है कि यहाँ के चुनावी रण में उतरने वाले रणबांकुड़े भी बड़ा ही एग्रेसिव होकर के चुनाव लड़ते हैं। इस बार की लड़ाई 2015 से थोड़ी अलग है, VIP की नज़र है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चूंकि मुंगेर बहुत ज़्यादा हॉट सीट है। नमस्कार, मैं प्रिया। एक बार फिर से आपका भारत लाइव में स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हम लोगों ने विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में बात की थी। हमने विधानसभा क्षेत्र मुंगेर के बारे में भी बात की थी। चूँकि 2019 में मुंगेर बहुत ही प्रसिद्ध रह चुका है, इसलिए हम लोगों ने उसी से शुरुआत की। अब हम मुंगेर ज़िले के ही जमालपुर से अपनी दूसरे एपिसोड की शुरुआत करेंगे। तो आइए जानते हैं जमालपुर के बारे में। बाबा, आपको क्या लगता है इस बार जमालपुर वैसे तो बहुत सारे चीज़ों से फेमस है, लेकिन इस बार चुनाव में आपका क्या राय है? प्रिया, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग चुनावी यात्रा में निकल चुके हैं और ये यात्रा हमारी मुंगेर से क्यों शुरू हुई है हमने पहले बता दिया था। अगर हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को नहीं देख पाएँ तो पीछे देख सकते हैं। हमने हमारे पहले एपिसोड में हमने मुंगेर की चर्चा की थी और वहाँ के संभावित उम्मीदवारों की भी बात हमने किया था। आगे अब हम दूसरा जो हमारा पड़ाव है वो जमालपुर में है। जमालपुर बहुत कारणों से प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रसिद्धि है वो ये है कि मुंगेर से बहुत सटा हुआ है। और इसके साथ साथ इसकी विशेषताओं की चर्चा, यहाँ के जलवायु, यहाँ के लोग, कहा जाता है कि ये क्षेत्र जो पूरा है वो थोड़ा सा गर्म तासीर वाला क्षेत्र है। यहाँ के लोगों में समय से ज़्यादा उबाल आते रहता है और यही कारण है कि यहाँ के चुनावी रण में उतरने वाले रणबांकुड़े भी बड़ा ही एग्रेसिव होकर के चुनाव लड़ते हैं और जीत हार का आंकड़ा भी आप देखिएगा तो बहुत कम रहता है, क्योंकि जो वोटर्स होते हैं उनको अंतिम समय तक ये पता नहीं होता है कि इसमें से कौन सा प्रत्याशी आगे और पीछे है। अब हम आपको बताते हैं जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे सर्वे बता रहे हैं, उस सर्वे के हिसाब से इस बार की लड़ाई 2015 से थोड़ी अलग होने वाली है। 2015 में आपको पता है कि किस तरह से महागठबंधन और NDA दोनों के बीच में सीधी लड़ाई थी और इस सीधी लड़ाई में ये साफ नज़र आ रहा था कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जो परिणाम आए थे उस परिणाम से सब कुछ पता है। 243 सीटों के जो आंकड़े आए थे उनमें से लगभग 178 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। वहीं NDA को बड़ी हार मिली थी। जो NDA नरेंद्र मोदी के रथ पर सवार होकर के 2014 में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री किया था लोकसभा में, इस बार भी 2019 में लगभग वही बातें हुई हैं। इस बार पिछले से भी ज़्यादा सब कुछ हुआ है, लेकिन जब विधानसभा की बात होती है तो स्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोकल मुद्दे होते हैं। और जब लोकल मुद्दे की बात करते हैं तो यहाँ का जो आंकड़ा बता रहा है उसमें दिखा रहा है कि 48% से ज़्यादा, 49%, 50 से कम प्रतिशत लोगों ने वोट किया था तब, जबकि ये बहुत ज़्यादा हॉट सीट था और चुनाव की सरगर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर हर मोदी, घर घर मोदी था, वहीं नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, ये सब स्लोगन बड़ी ज़बरदस्त चल रहा था। दही का टीका था, लालू प्रसाद साथ में थे। ये बहुत बड़ी बात हुई थी कि पिछले 10 साल के बाद या उससे भी बड़े समय से कहें तो दोस्ती हुई थी दोनों में, और दोनों महागठबंधन में एक साथ NDA के बड़े रथ को रोकने की तैयारी कर रहे थे। और इसमें जदयू को यह सीट मिली थी और जदयू ने इस बार जीत भी हासिल किया था। वहीं अगर बात करें तो LJP के हिस्से में NDA की तरफ से ये सीट गई थी जो वो लूज कर गई थी। हम चाहेंगे कि आप जीत हार के आंकड़ों को एक बार बताएं तो उससे ज़्यादा हम लोगों को, चूँकि मतदाता जो यहाँ हैं वो लगभग 2,96,000 हैं, जिसमें महिला और पुरुष की यहाँ भी अगर आंकड़ा देखा जाए तो पुरुषों की संख्या मतदाताओं की ज़्यादा है, महिलाएं यहाँ भी पिछड़ रही हैं। जिस तरह से हमारे देश में रेशियो जो महिला पुरुष का है, जन्म दर और दोनों के रेशियो में अंतर है, उसी तरह का अंतर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और अब जो है स्थिति ये है कि इस बार पूरे
8 से 10 उम्मीदवार 2015 में चुनाव लड़े थे। इस बार तो स्थिति और भी बड़ी होने वाली है। और ख़ास करके जमालपुर की जब बात करें तो यहाँ व्यावसायिक रूप से भी देखा जाता है और कृषि का भी क्षेत्र है। दोनों की बहुत बेहतरीन संख्या है और निर्णायक जो वोटर होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। एक ये इसमें विशेषता है। तब जबकि ये 2015 में चुनाव हुआ था तो उसमें सीधा नज़र आ रहा था कि या तो एनडीए जीतेगा या फिर, जबकि आपको बता दें कि इस चुनाव में भी बीएसपी हमेशा 243 सीटों पर लड़ती है, इस बार भी लड़ी थी। समाजवादी पार्टी भी इसमें पदार्पण कर दी थी, चूँकि इसमें समझौता हुआ नहीं था महागठबंधन में, और अन्य उम्मीदवार भी इसमें 8 थे, जो सब मिल करके करीब 13 से 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन जीत शैलेंद्र कुमार को मिली थी और हार हिमांशु कुमार को मिली थी, जो एलजेपी के थे। अब इस बार क्या होगा, अभी तो गठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि कौन क्या होगा, लेकिन संभावित उम्मीदवारों की जो बातें हैं वो लगभग हमारे तक पहुंच चुकी हैं। और इसमें इस बार अगर महागठबंधन में हिंदुस्तानी अवाम पार्टी जैसा कि निकल चुका है, बाहर हो चुका है, तो उसे अगर हटा दें तो 4 दल अभी हैं। इंतज़ार हो रहा है कि चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं। अगर चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये समीकरण जो है थोड़ा गड़बड़ाएगा, कारण कि जो पिछले उनके प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके हार जीत का आंकड़ा भी बहुत बड़ा नहीं था और इसके कारण वो चाहेंगे कि ये सीट उनका हो और महागठबंधन के लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि उधर तो ये पक्का है कि जेडीयू ये सीट छोड़ने नहीं जा रही है और किसी को जाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसमें और भी ज़्यादा एक बार फिर से पार्टियों के अंदर में विखंडन और गर्मी और ठंडा का तासीर रहेगा। लेकिन एक चीज़ तो पक्का है कि जेडीयू से शैलेंद्र कुमार होंगे, आरजेडी से दिनेश कुमार सिंह का नाम आ रहा है और एलजेपी से जो वर्तमान में हारे थे पिछली बार, उनका नाम बहुत तेज़ी से आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि वीआईपी की भी नज़र इस पर है, वीआईपी की नज़र है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चूँकि मुंगेर बहुत ज़्यादा हॉट सीट है और मुंगेर में सांसद भी आपको पता है कि जेडीयू के हैं, तो मुंगेर के चाहेंगे कि मुंगेर जिला और मुंगेर लोकसभा, मुंगेर जिला में जो 3 विधानसभा हैं और मुंगेर लोकसभा में जो 6 विधानसभा सीट हैं, उस पर जेडीयू चाहेगी कि उसका वर्चस्व बरकरार रहे और आरजेडी चाहेगी कि वो अपनी सीटें तो ले, इसके साथ साथ आरजेडी को पिछली बार जो पटकनी नहीं दे पाया था वो भी दे। इसके लिए महागठबंधन से जो सबसे मजबूत उम्मीदवार होगा उसका चयन करके उसको इसमें उतारा जाएगा। अब आपको बता दें कि इसमें संभावितों की बात हमने बता दी। सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र के लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं तो आप समझ रही हैं कि लगातार आज़ादी के बाद से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कृषि को लेकर के बहुत सारी बातें करते आ रहे हैं हम लोग। कृषि के क्षेत्र में ये क्षेत्र इतना ज़्यादा कृषि प्रधान होते हुए भी उपज की सब कुछ है, लेकिन बाढ़ से और अन्य तरह की समस्याओं से जो कृषि से जुड़े हुए हैं उनसे त्रस्त रहा है। कृषि उपकरणों की जो बिल्कुल लगातार इसकी बात चल रही है। सबसे बड़ा चीज़ है कि विकास से थोड़ा सा पिछड़ गया है और विकास से पिछड़ने के साथ साथ एक और चीज़ है कि यहाँ शिक्षा को लेकर के, महिला शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, उसके कारण ये पिछड़ा हुआ है। आपने वोट प्रतिशत को भी देखा होगा। वोटरों की संख्या अगर हम बात करें तो पुरुष जो है वहाँ पे 55% लगभग हैं और महिला 44%। 10% का अंतर बहुत बड़ा होता है ना। आप साक्षरता दर की बात कर लें, वहाँ विकास की बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत गंभीर है। इसके साथ आपको बताया हमने कि बाढ़ के चलते और सुखाड़ के चलते भी बहुत परेशानियां होती हैं बिहार में। इसको लेकर के कई पुलिया और ख़ास करके स्कूली शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक है, उसमें भी अमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। और विकास की राह देखता हुआ जमालपुर इस बार एक ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ रहा है जो इस क्षेत्र की विकास में हवा दे। आपको बता दें कि इससे पूर्व आरजेडी का 2005 और 2010 में यहाँ वर्चस्व रहा है। ये सीट पिछली बार 2015 में आरजेडी से शिफ्ट होकर के उधर गया था और जेडीयू के हिस्से में गया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आरजेडी इस पर मजबूत दावेदारी करता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और जमालपुर एक हॉट सीट बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बाबा, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि बाबा ने बताया कि जमालपुर भी एक हॉट सीट मुंगेर के बाद बन सकता है, क्योंकि वहाँ का जो वहाँ पहले 2005-2010 की बात करें तो वहाँ आरजेडी पहले थी। 2015 में वो सीट
आरजेडी के हाथ से निकलकर महागठबंधन में जदयू के हाथ में चली गई थी। अब हम बात करेंगे बाबा से इसके आगे और भी इनसे जुड़ी कुछ बातें, जैसे कि वहाँ का जो पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन वहाँ टोटल 2011 के सेंसस के हिसाब से 4,54,000 के करीब है, और SC/ST रेशियो की बात करें तो 15.61। प्रिया, ऐसा है कि आप बिहार में जब भी आप चुनाव में उतरें, चुनावी रण में जब भी उतरती हैं तो आप दो चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं कर सकती हैं। एक तो अगड़ा और पिछड़ा, और दूसरा जातीय समीकरण। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है और यही जीत हार का कारण भी बनता है। चाहे जितना भी राजनीतिक दल के नेता ये कह लें कि हमें जात पात से मतलब नहीं है, हम जात पात नहीं करते हैं, हम अगड़ा पिछड़ा नहीं करते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि समीकरण के हिसाब से अलग अलग जातियों को अलग अलग खाने में फिट करने का एक बड़ा कार्यक्रम पीछे पीछे चलते रहता है। यहाँ भी आपने जिस तरह से बताया, आंकड़े जो बता रहे हैं उस आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास जो लिस्ट है उसमें SC/ST एक निर्णायक भूमिका में हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए कि 16 और 2 18% के आसपास, 18.5% या आप मान के चलिए 18.5% ही, जो 18.5% SC/ST हैं ये, और सवर्ण का 14%, आप 15% जोड़ लीजिए। ये जिधर पलड़ा जाएगा उधर इस बार की राजनीति में एक बहुत बड़ी बात ये होने जा रही है कि एक ट्रेंड चल रहा है। 2015 में जहां आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बना था, इस बार जैसा हमें लग रहा है और हमारी राजनीतिक समझ जो है उस समझ के हिसाब से SC/ST का एक मुद्दा जरूर इस बार के चुनाव में गरमाने वाला है, और इस जमालपुर को भी वो अपने इस डंक से डसेगा जरूर। पहले एपिसोड में हमने मुंगेर विधानसभा क्षेत्र की बात की थी, दूसरे में हमने जमालपुर क्षेत्र की बात की। ऐसे ही हम आगे भी और भी तमाम विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारियां लेकर आएंगे आपके सामने, और ऐसे ही तमाम राजनीतिक छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको पता तो होगा ही, हमारे साथ बाबा बैठे हुए हैं जो कि बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं और उसका सटीक विश्लेषण करते हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।